हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित बंसल अनअकैडमी के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। बच्चों, आज हम राजस्थान एग्जाम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं और उसका संबंध है आसियान से। भारत आसियान संबंधों के बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्लास की स्टार्ट करें, एक बार मेरे बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मैं अंकित बंसल, आपका फेवरेट टीचर, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। 7 साल का मुझे आईएएस आरएएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का अनुभव रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध, पॉलिटी, राज व्यवस्था, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अर्थात राजस्थान कला संस्कृति, ये मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है जिसमें आपको सारी क्लासेस मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। मेरे कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरएएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, अच्छी रैंक लेकर आ चुके हैं। 7 बार मुझे मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ है, उसमें से 5 बार आईएएस की मुख्य परीक्षा और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा शामिल है। बच्चों, इससे पहले मैं क्लास की स्टार्ट करूं, मैं आपको एक बार अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में गाइड कर देता हूं, क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर प्लस सब्सक्रिप्शन कौन सा है, कैसे लेना है, इसकी क्या विशेषताएं। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, अनअकैडमी आज भारत में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में। आपको इसे ज्वाइन करने के लिए इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा और बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी, इसे इंस्टॉल करना होगा। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा इस तरह से, गेट सब्सक्रिप्शन का। यहां से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, इसके फायदे क्या हैं? पहला, डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं बच्चों, ये क्लासेस लाइव होती हैं। मेरे जैसे अनेकों टीचर यहां पर लाइव आपको अवेलेबल होते हैं। और लाइव क्लासेस का मतलब होता है आप टीचर के साथ में क्लास के बीच में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डाउट आता है कोई, तो आप टीचर से बीच क्लास में भी डाउट पूछ सकते हैं। देखिए, एंगेज इन डिस्कशन, आस्क योर डाउट्स, आप डाउट पूछ सकते हैं। बच्चों, लाइव टेस्ट होते हैं, क्विजेज होती हैं। हर 3 क्लास के बाद में आपको टीचर उन तीनों क्लासों से संबंधित एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराता है। अलग से उनकी हर टीचर प्रैक्टिस कराते हैं, उनकी अलग से क्लास होती है। ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लासेस के बीच में तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती है, लेकिन अलग से सेशन होना, ये इस प्लेटफॉर्म की खासियत है जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाता है। बच्चों, सिर्फ प्री के लिए एमसीक्यूज ही नहीं, बल्कि मेंस के लिए मुख्य परीक्षा का भी यहाँ पर मुख्य परीक्षा भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। बच्चों, ये मुख्य परीक्षा ये जो मुख्य परीक्षा की जो तैयारी हो रही है, उत्तर लेखन का जो आपका अभ्यास हो रहा है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप आरएएस में रैंक लेना चाहते हैं। और ये सब आपको इस कोर्स में मिलता है। साथ में स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। ऐसा नहीं आपको समझ नहीं आ रहा आज कौन सी क्लास अटेंड करनी है, बहुत सारे टीचर्स क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा बच्चों। बिल्कुल आपको प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर मिलेगा, शेड्यूल मिलेगा, कौन सी क्लास कब होनी है, पूरा सिलेबस वेल डिफाइंड टाइम में पर्टिकुलर फैकल्टीज के द्वारा आपका कवर कराया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारे रिसोर्सेज का यहाँ पर एक्सेस मिलता है आपको, जो यहाँ पर निःशुल्क होते हैं इस कोर्स के साथ में ही। बच्चों, एक डाउट जो बच्चों के अंदर आता है कि कौन सा कोर्स सर लेना है, यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, ये अलग अलग कोर्स दिख रहे हैं। बच्चों, अगर आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 12 महीने का कोर्स कम से कम लेना होगा, क्योंकि आरएएस के एग्जाम में 1 साल का समय लगता है। 1 साल का पूरा समय आपकी प्रिपरेशन में लग जाएगा, और उसके बाद भी हो सकता है जब आपकी प्रिपरेशन समाप्त हो, आरएएस का एग्जाम ही ना हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो मैं बोल सकूं तो अव्यवस्थाएं हैं जिनके कारण समय पर आरएएस का एग्जाम नहीं हो पाता है। कई बार 2-2, 3-3 साल निकल जाते हैं आरएएस की एग्जाम की तैयारी करने में। इसीलिए अगर 12 महीने का कम से कम लीजिए, और अगर हो सके संभव हो तो 24 महीने का लेंगे तो सबसे बेहतर होगा। बच्चों, 12 महीने का जो कोर्स है, इसकी फीस 7,000 रुपए रखी हुई है यहाँ पर। और अगर इसमें आप ये जो नीचे आपको कोड दिख रहा है, ये मेरा ही प्रोमो कोड है, बंसल10, BANSAL10। बंसल मेरा सरनेम, 10 मतलब 10%, अर्थात बंसल 10 कोड का अगर आप यूज करेंगे तो इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये फीस आपकी रह जाएगी मात्र 6,300 रुपए। इसलिए बंसल 10 कोड का आपको यूज करना है। बच्चों, बंसल 10 कोड का यूज आपको एक वजह से और करना है, क्योंकि इससे एक फायदा और आपको वो मिलेगा, वो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। अर्थात पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपके कितने भी डाउट्स आए, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, तो आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। आप पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान मेरी गाइडेंस में रह सकते हैं। इसलिए भी बंसल 10 का यूज आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा।
दो कारण मैंने बताए, पहला आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% डिस्काउंट, और दूसरा फायदा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आप मेरी ऐप पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मुझसे अपनी परेशानियां पूछ सकते हैं, कैसे आपको पढ़ने में पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या आ रही है, कोई चैप्टर से संबंधित समस्या आ रही है, स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार की समस्याएं आप मुझसे पूछ सकते हैं, अध्ययन संबंधी समस्याएं। ये एक फायदा इसका मिलता है, ये दोनों इसके फायदे मिलते हैं अगर आप ये लेते हैं। और हमने आपको बताया कि 12 महीने का कोर्स कितने का है, और ये वाला बंसल 10 कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको कोर्स की फीस काफी कम हो जाएगी, 6,300 रुपये रह जाएगी। बच्चों, बंसल 10 कोड का यूज करके आप 24 महीने वाले कोर्स की फीस को भी 10% डिस्काउंट के साथ मात्र 7,560 रुपये में ले सकते हैं, अर्थात यहां पर भी ये 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा बंसल 10 कोड का यूज करके। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो, लिख लो, और जब सब्सक्रिप्शन लेने जाओ तो वहां पे प्रोमो कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, तो वहां पर आपको बंसल 10 कोड डाल देना है। इसके फायदे के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये बातें समझ में आ गई हो प्लस सब्सक्रिप्शन से संबंधित जो अक्सर बच्चे पूछते हैं, और इसीलिए हर सेशन से पहले मैं ये सारी परेशानियों को आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, भारत आसियान संबंध। बच्चों, आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं। आरएएस के एग्जाम में आसियान आसियान एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, एग्जामिनर की नजर इस क्षेत्र पर रहती है, और आपके संभावना रहती है, लगभग 90% संभावना मैं कह सकता हूं इस आसियान से प्रश्न आने की रहती है। अभी हाल ही में एक प्रश्न यहां से पूछा भी गया था, दक्षिणी चीन विवाद से संबंधित, दक्षिणी चीन सागर विवाद से संबंधित, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। तो बच्चों, यहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो आसियान वाला क्षेत्र है, हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ये आसियान वाला जो पूरा क्षेत्र है वर्तमान भू राजनीति के संबंध में चर्चा में आ गया है, विशेष महत्व रखता है। वर्तमान भू राजनीति के बारे में बात करूं तो वर्तमान में हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर का क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट है भू राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, और इसी क्षेत्र में विद्यमान है ये आसियान क्षेत्र। ये आसियान क्या है, आसियान की स्थापना कब हुई, आसियान का सचिवालय कहां पर स्थित है, आसियान में कौन से देश शामिल किए जाते हैं, इसकी अवस्थिति, इसका महत्व, इन सारे मुद्दों की चर्चा करने के बाद हम आएंगे भारत आसियान संबंधों पर, कि कैसे भारत आसियान संबंधों का विकास हुआ, भारत आसियान संबंध ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से थे, और वर्तमान में आधुनिक अगर समय की मैं बात करूं तो भारत और आसियान संबंधों का आधुनिक समय में किस प्रकार विकास हो रहा है, किस प्रकार दोनों की एक दूसरे के लिए महत्ता बढ़ गई है, किस प्रकार इस वर्तमान भू राजनीति के समय में भारत और आसियान संबंध विशेष महत्व रखते हैं। बच्चों, इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे, और इन्हीं संदर्भ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि भारत और आसियान के बीच में किस प्रकार के आर्थिक संबंध हैं, किस प्रकार के राजनीतिक संबंध हैं, किस प्रकार के सांस्कृतिक संबंध हैं, किस प्रकार के रक्षा संबंध हैं, जिन्हें सामरिक संबंध भी कहा जाता है। ये सारे संबंधों की चर्चा करने के बाद हम कुछ ऐसे मुद्दों की भी चर्चा करेंगे जो वर्तमान में आसियान से संबंध रखते हैं और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में न्यूज में बने रहते हैं, चर्चा में बने रहते हैं। जैसे आरसेप का मुद्दा, आरसीईपी, आरसेप का मुद्दा, ये क्या है, क्यों चर्चा में रहा। इसके बाद हम कुछ ऐसे मुद्दों की भी चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे समूहों के बारे में हम जानेंगे जो आसियान से ही बने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आसियान क्या है। बच्चों, आसियान क्या है, आसियान की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो अंग्रेजी में इसे कहा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, ASEAN, आसियान, अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अर्थात दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर पूरा मैप आप देखेंगे, ये आपको पूरा मैप दिखाई दे रहा है, यहां पर ये कौन सा क्षेत्र है, ये पूरा एशिया इधर की तरफ, और यहां पर भारत हमारा, कहां सुंदर भारत कहां पर लोकेटेड है, दक्षिण एशिया में। ये दक्षिण एशिया में भारत लोकेटेड है। ये पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है जहां पर जापान वगैरह है, जापान, दक्षिण कोरिया, ये देखिए अब चीन भी आ रहा है, यहां पर चीन, रूस का क्षेत्र उत्तर में भी आ रहा है और पूर्व की तरफ भी आ रहा है। ये सारा क्षेत्र कौन सा है, पूर्वी एशिया का क्षेत्र। और यहां पर देखिए हमने बताया दक्षिण एशिया का क्षेत्र कौन सा है, जहां पर भारत आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे देश कहां पर हैं, दक्षिण एशिया में। और ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये है दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र, और इस दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में है क्या, आसियान, अर्थात दक्षिणी पूर्वी एशियाई, दक्षिणी पूर्वी एशियाई, एशिया का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा हमने देखा, और वहां पर जो राष्ट्र स्थित हैं उनका संगठन, उनका समूह, यह क्या कहलाता है, आसियान। अब बच्चों बात करते हैं इस आसियान की स्थापना कब हुई। हम ये भी देखेंगे अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, बिल्कुल चिंता ना करें, सारी चीजें विस्तार में देखेंगे आज इससे संबंधित।
बच्चों आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में इसकी स्थापना हुई। आसियान समूह का निर्माण कब हुआ? 1967। बच्चों जब इस समूह का निर्माण हुआ 1967, तब इसमें 5 देश ही शामिल थे। आपको उनके अलग से नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए प्रारंभ में सिर्फ 5 ही देश आसियान में शामिल थे। और इस समूह का निर्माण कब हुआ था? 1967 में। आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है? आसियान क्या है? हमने देखा इसका नाम पूरा फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। आसियान का सचिवालय कहां पर स्थित है? जकार्ता में। बच्चों ये जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया में। ये जकार्ता है इंडोनेशिया देश में। और इस जकार्ता में ही इस आसियान का सचिवालय है। सचिवालय अर्थात मुख्यालय, अर्थात सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस जहां पर आसियान से संबंधित सारे सारे कामकाज किए जाते हैं, सारे जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो संभाली जाती हैं, उस जगह का क्या नाम है? जकार्ता। आपको याद रखना है इसका मुख्यालय कहां हुआ? जकार्ता में। बच्चों और जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया में। बच्चों अब बात करते हैं कौन कौन से देश आसियान में शामिल किए जाते हैं। आसियान में कौन कौन से देश शामिल हैं? इन फैक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों एमसीक्यूज में, प्री के पेपर में आपके एमसीक्यू के रूप में। और प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है। आसियान क्या है? पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का समूह, पश्चिमी एशियाई राष्ट्रों का समूह, उत्तरी एशियाई राष्ट्रों का समूह, दक्षिणी पूर्वी एशिया, किसी भी तरह से ऑप्शन मिल सकता है। आपको क्लियर रहना चाहिए दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का समूह ही है क्या? आसियान। और एशियाई राष्ट्र में ये भी ध्यान रखना है ना, कुछ ऐसा नहीं कर देना कि अफ्रीकी राष्ट्रों का समूह, नहीं, एशियाई राष्ट्रों का समूह है। और ये भी प्रश्न पूछा सकता है आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं अर्थात मुख्यालय सचिवालय पूछ सकते हैं, कहां है? जकार्ता में। अब पूछ सकते हैं कौन सा देश आसियान में शामिल नहीं है, या कौन कौन से देश आसियान में शामिल हैं, किसी भी प्रकार से। बच्चों कुल 10 देश हैं जो आसियान में शामिल किए जाते हैं। वर्तमान में आसियान में 10 देश शामिल हैं। देखिए अगली स्लाइड में मैं दिखाता हूं आप लोग को। नाम देखिए सबसे पहले, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस। ये 10 वो देश हैं जो आसियान देशों के रूप में शामिल किए जाते हैं। और ये 10 देश कहां पर लोकेटेड हैं? पूर्वी एशियाई क्षेत्र में। अब आप देखिए मैप में, ये आपको दिखा भारत, भारत से हम पूर्व की ओर चल रहे हैं, दक्षिणी पूर्व की तरफ। तो अब ध्यान से देखिए जो सर्किल बनाया हुआ उस क्षेत्र में सबसे पहला ये आया क्या? म्यांमार। म्यांमार के बाद में आप आए ग्रीन वाले क्षेत्र में, ये कौन सा है? थाईलैंड। 1 2 3 करके भी देखते चलिए, ऊपर राइट साइड में जो स्लाइड में लिखे हुए हैं 1 2 3, इस तरह से मैं उसी क्रम में आगे बढ़ रहा हूं। यहां पर हमने कौन सा देखा? म्यांमार सबसे पहले भारत के पूर्व में, दक्षिण पूर्व की ओर बड़े आगे थाईलैंड दूसरे नंबर पे हमको मिला। यहां पर देखिए आप थाईलैंड के जस्ट ऊपर की तरफ और पूरब की तरफ ये वाला जो क्षेत्र है जो डार्क ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? लाओस। लाओस भी एक देश है। मैं ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, कई बच्चे एकदम पहली बार से तैयारी कर रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है मैप का, इसीलिए मैं मैप में आपको अच्छे से समझाकर चल रहा हूं कि आपको, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लाओस का नाम ही नहीं सुना होगा, उन्हें पता ही नहीं होगा कि लाओस भी कोई देश है। बच्चों मैप में आप देखते चलिए, मैं एक एक स्थान को लोकेट करते हुए चल रहा हूं। ये हुआ लाओस वाला क्षेत्र जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई समूह क्षेत्र में आ रहा है ना। इसके बाद में चौथे नंबर पे लिखा हुआ है कंबोडिया। ये देखिए ये वाला जो दिख रहा है आपको लाइट कलर में, ये वाला देश है कंबोडिया। लाओस हुआ ऊपर और नीचे हुआ इधर कहाँ? कंबोडिया। कंबोडिया के बाद में ये वाला जो क्षेत्र आपको पिंक कलर में दिख रहा है, ये है वियतनाम। तो आपने कितने राष्ट्र अभी तक देख लिए? 5। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये वाले 5 राष्ट्रों के बाद आप अब आगे बढ़िए, देखिए नीचे की तरफ चलें, यहाँ पर आपको थोड़ा डार्क ग्रीन कलर का एक देश दिख रहा है, ये वाला। ये कौन सा है? मलेशिया। मलेशिया देखिए यहाँ तक फैला हुआ है पूरा। ये क्षेत्र और ये क्षेत्र दोनों ही मलेशिया में शामिल किए जाते हैं। ये बच्चों द्वीपीय देश हैं, ये एक द्वीप की तरह, आइलैंड की तरह है ना। ये वाला कौन सा क्षेत्र हो गया? मलेशिया। मलेशिया के बाद में आप नीचे, मलेशिया के टिप पर एकदम नीचे की तरफ दक्षिण में एक छोटा सा देश है और इसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर बच्चों यहां पर स्थित है और एक छोटा सा देश है सिंगापुर। ये जहां पे मैंने मार्कर चलाया था गोल करके, यही है, सिर्फ एक पॉइंटेड फॉर्म में दिखेगा आपको मैप में, सिंगापुर। इसके बाद आप और नीचे बढ़िए, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा, एक बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक बड़ा राष्ट्र, ये है पूरा की पूरा इंडोनेशिया। कलर कोडिंग पे ध्यान दीजिए, ये सारा जितना भी कलर एक जैसा दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडोनेशिया। ये पूरा के पूरा देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये क्षेत्र आपको मिलता है ब्रूनेई का। ब्रूनेई, ये देखिए 9वें नंबर पे लिखा हुआ है ब्रूनेई।
ब्रुनेई से ऊपर चलेंगे आप राइट साइड में तो आपको एक और देश दिखेगा, ये कौन सा है, फिलीपींस। इस तरह से बच्चों कुल 10 देश हमने देखे दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्र में, और ये 10 देशों को मिलाकर क्या कहा जा रहा है, आसियान देश। ये बात आपको क्लियर हो गई कि आसियान देश कहां पर स्थित हैं, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, इस समूह का निर्माण कब हुआ था, और इस समूह का मुख्यालय कहां पर है। ये एक बेसिक फैक्ट्स हैं, और इन बेसिक फैक्ट्स से आप देखेंगे जो अभी तक हमने 10-12 मिनट में पढ़ा, इसी से एक प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, आसियान की इस अवस्थिति के बारे में और इसके महत्व की रूपरेखा को हम समझते हैं। हमने ये देखा कि ये भारत था, और यहां से ये वाला पूरा की पूरा क्षेत्र, ये पूरा की पूरा क्षेत्र कौन सा था, आसियान का क्षेत्र था। यहाँ पर ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये सारे के सारे क्षेत्र कौन से थे, आसियान वाले क्षेत्र थे। ये वाला पूरा क्षेत्र, ये सारा आसियान का क्षेत्र है बच्चों। अब आसियान की अवस्थिति पर आप ध्यान दीजिए, ये बड़ा मैप मैंने इसीलिए आप लोगों के सामने लगाया है जिससे आप लोग पूरा समझ पाए। आसपास का क्षेत्र देखिए, ये कौन सा महासागर है, ये वाला कौन सा महासागर है, यहां पर ये वाला पूरा की पूरा, ये कौन सा है, हिंद महासागर, यहां पर है आपका हिंद महासागर। और यहां पर कौन सा महासागर है बच्चों, प्रशांत महासागर। ये पूरा की पूरा क्षेत्र कौन सा है, प्रशांत महासागर। अर्थात हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जो वर्तमान भू राजनीतिक व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट महत्व रखते हैं, क्योंकि आप देखिए यहां पर कौन सा देश है, चीन, यहां पर इसके चीन के ऊपर कौन सा देश है, रूस, यहां पर कौन सा देश है, इंडिया, भारत, यहां पर ये कौन सा क्षेत्र है, खाड़ी क्षेत्र, इसे खाड़ी का क्षेत्र कहा जाता है, पर्शिया की खाड़ी। बच्चों इस पर्शिया की खाड़ी में क्या होता है, तेल होता है, यहां से बहुत सारे तेल के जहाज चलते हैं, हिंद महासागर से होते हुए इस प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में जाते हैं। यहाँ पर देखिए जापान, चीन, इन सारे देशों को ऑयल की सप्लाई होती है, जहाज आते हैं, ऑयल टैंकर आते हैं इस क्षेत्र से निकलकर पूरे क्षेत्र में घूमते हुए यहाँ पर। और ये जो तेल होता है ये अंतरराष्ट्रीय भू राजनीति में विशेष महत्व रखता है, इसीलिए जहां जहां पर तेल है वहां वहां पर भू राजनीति अपने आप केंद्रित हो जाती है। बच्चों इस क्षेत्र से इतने सारे ऑयल टैंकरों का प्रवाह बच्चों इस क्षेत्र को विशेष महत्व प्रदान करता है। और आप देखिए इस क्षेत्र में ही आसियान राष्ट्र विद्यमान है। ये देखिए हिंद महासागर, यह है प्रशांत महासागर, और इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ रहा है कौन, ये आसियान। आसियान हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक सेतु के समान विद्यमान है, एक ब्रिज या सेतु की तरह विद्यमान है, और यही वजह है जो आसियान को विशेष स्थिति प्रदान कर रही है। बच्चों दूसरे महत्व के बारे में हम चलते हैं, और वो भी इसकी अवस्थिति से ही संबंधित है। वर्तमान में वर्तमान में अगर मैं बात कहूं कौन से 2-3 ऐसे राष्ट्र हैं जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से उनका आर्थिक उत्थान हो रहा है, उनका सामरिक उत्थान हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके बारे में चर्चा हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता है, उनको टेबल पर बिठाकर उनके साथ राय मशवरा करना पड़ता है। ऐसे कौन से 2-3 इंपोर्टेंट राष्ट्र हैं जो पहले इतने इंपोर्टेंट नहीं हुआ करते थे लेकिन पिछले 10, 15, 20 सालों में बहुत इंपॉर्टेंट होने लगे हैं। बच्चों आपके सामने ही है, एक हमारा प्यारा भारत और दूसरा है चीन। ये वो दो राष्ट्र हैं जिनका बहुत तेजी से आर्थिक उत्थान होने लगा है, और मजबूत राष्ट्र के सामने, मजबूत राष्ट्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अपने आप को इन्होंने प्रस्तुत किया है। बच्चों आसियान समूह को अब देखिए, भारत और चीन के बीच में है स्थित, ये भारत रहा, ये चीन रहा, और ये रहा आसियान। अर्थात दक्षिणी एशिया का राष्ट्र भारत, मध्य और पूर्वी एशिया का राष्ट्र चीन, और इन दोनों के बीच में दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र। अर्थात आप सोच लीजिए अगर भारत और चीन यहां विद्यमान है, पूरे विश्व का ध्यान इस क्षेत्र पर है, और इन दोनों क्षेत्रों के बीच में विद्यमान है आसियान क्षेत्र। बच्चों ये एक विशेष, इसको सामरिक महत्व प्रदान कर रहा है, आसियान को एक सामरिक महत्व प्रदान कर रहा है। क्यों? दो कारण हमने देखे अभी तक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित होना, और दो बड़े राष्ट्र भारत और चीन के मध्य आसियान का स्थित होना। बच्चों इस अवस्थिति को आप समझ चुके हैं, और इसी अवस्थिति को समझने के बाद एक और मैं आपको बात बता देता हूं। ये देखिए चीन यहां पर है, और चीन के नीचे एक सागर है, यहां पर एक छोटा सा लिखा हुआ है, मुझे एक बार स्क्रीन को क्लियर करना होगा जिससे आपको अच्छे से दिख जाए।
ये देखिए यहां पर ये है दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी। ये कहां पर है? चीन के एकदम दक्षिण में। और ये जो आपके हमने देखे आसियान देश, इनके जस्ट बीचों बीच में ये फिलीपींस रहा, ये इस तरफ आसियान देश, इस तरफ आसियान देश, और इनके बीच में है दक्षिणी चीन सागर। बच्चों दक्षिणी चीन सागर वर्तमान में विशेष महत्व रखता है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इसके सामरिक महत्व की चर्चा की जाती है, क्योंकि यहां पर बहुत सारा तेल मिलने की संभावना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व रखता है। जहां जहां पर तेल है वहां वहां पर सारे विश्व का ध्यान केंद्रित हो जाता है। बच्चों दक्षिणी चीन सागर में उम्मीद की जा रही है कि बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में तेल विद्यमान है, और यही वजह है कि चीन इस क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चीन अपनी साम्राज्यवादी नीतियों का प्रसार कर रहा है दक्षिणी चीन सागर में। चीन कहता है कि ये पूरा की पूरा दक्षिणी चीन सागर उसका है, और इसी को लेकर इन आसियान देशों का चीन के साथ विवाद रहता है। और बच्चों यही वो स्थितियां हैं जो कई विश्व के देशों को, बड़े देशों को, जैसे जापान को, भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को इस क्षेत्र में सक्रिय बनाती हैं चीन की इस साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ। बच्चों इस दृष्टिकोण से भी आसियान की इस क्षेत्र में अवस्थिति विशेष महत्व रखती है। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों तीनों बातें समझ में आई होंगी कि क्यों आसियान की अवस्थिति और इसका महत्व है इस क्षेत्र में। बच्चों पहली बात हमने कही, हिंद और प्रशांत महासागर के बीच में ये स्थित है। दूसरी बात हमने कही, एशिया के दो बड़े राष्ट्र जो तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहे हैं, तेजी से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, भारत और चीन, उनके मध्य में आसियान विद्यमान है। और तीसरी बात हमने कही कि यह क्षेत्र दक्षिणी चीन सागर विवाद के बाद से और ज्यादा अपनी सामरिक महत्व को प्रतिपादित करता है। बच्चों ये तीनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और आपको अंदाजा लग गया होगा कि आसियान का महत्व वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिदृश्य में क्यों अधिक है। इस रूपरेखा के साथ आसियान को हमने अभी तक समझ लिया। आसियान में कौन से राष्ट्र आते हैं, ये सब हमने इसके बेसिक्स को समझा, किस क्षेत्र में ये आसियान विद्यमान है एशिया के, और इसका क्यों महत्व है, इस अवस्थिति के कारण इसको क्या फायदे हो रहे हैं, क्यों इसको लेकर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी चर्चा की जाती है, और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। अब हम इस बात पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। भारत आसियान संबंध, अभी तक बच्चों हमने जो देखा वो आसियान के बारे में था। आसियान को हमने समझा और आसियान की इंपॉर्टेंस को हमने समझा, महत्व को हमने समझा। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत आसियान संबंधों की। बच्चों भारत आसियान संबंधों को समझने के लिए मैंने इस भारत आसियान संबंधों को दो चरणों में विभाजित किया है। एक हमने कहा ऐतिहासिक संबंध और एक हम कह रहे हैं आधुनिक संबंध। वर्तमान 21वीं सदी के संबंधों को मैं बोलूंगा आधुनिक संबंध, और आजादी से पहले के और आजादी के बाद शीत युद्ध का जो समय रहा उन संबंधों को मैं कह रहा हूं यहां पर ऐतिहासिक संबंध। बच्चों अर्थात ऐतिहासिक संबंधों में मैंने दो क्षेत्रों को, दो भागों को समाहित किया है। एक स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता किसकी? भारत की। स्वतंत्रता पूर्व संबंध, भारत के आसियान से स्वतंत्रता पूर्व संबंध किस प्रकार थे, और दूसरा मैं यहां पर समाहित कर रहा हूं शीत युद्ध के दौर में, शीत युद्ध के दौर में भारत आसियान संबंध। भारत आसियान संबंध, शीत युद्ध का दौर, स्वतंत्रता पूर्वक मतलब क्या हुआ 1947 से पहले, और शीत युद्ध का दौर में किसको बोल रहा हूं 1947 जब भारत आजाद हो गया उसके बाद जो शीत युद्ध चल रहा था वहां पर लगभग 1990 तक की मैं बात कर रहा हूं। अर्थात ऐतिहासिक संबंधों में मैं 1990 तक के जो संबंध रहे उन्हें रखूंगा, और आधुनिक संबंधों में 21वीं सदी 1990 के बाद के जो भारत आसियान संबंध रहे उनकी हम चर्चा करेंगे आधुनिक संबंधों के रूप में। अर्थात आधुनिक संबंध में हम किसको रखेंगे 1990 के बाद, 1990 के पश्चात जो संबंध रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे आधुनिक संबंधों के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत आसियान ऐतिहासिक संबंध। ये जो पहला वाला कॉलम है ऐतिहासिक संबंधों का, इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, भारत आसियान ऐतिहासिक संबंध। बच्चों प्रश्न की प्रकृति में अगर बताऊं तो आसियान भारत के ऐतिहासिक संबंधों से प्रश्न आने की संभावना कम रहेगी, आधुनिक संबंधों से आने की संभावना अधिक रहेगी। फिर भी पूरी समग्रता से इस टॉपिक को समझने के लिए हमें ऐतिहासिक संबंधों के बारे में समझना होगा कि कैसे कैसे ऐतिहासिक संबंध हमारे विकसित हुए। बच्चों इस इतिहास के दौरान कुछ संबंध हमारे सकारात्मक थे, कुछ संबंध हमारे नकारात्मक थे। बच्चों कौन से संबंध हमारे सकारात्मक थे? देखिए सांस्कृतिक संबंध, हम बात कर रहे हैं भारत की इस आसियान राष्ट्रों के साथ संबंधों की।
भारत और आसियान के संबंधों की हम चर्चा कर रहे हैं। ये आसियान और भारत संबंध किस प्रकार से थे? सांस्कृतिक संबंध। देखिए, हमारे देश में कौन सा धर्म अपनाया गया? हमारे देश में एक धर्म का विकास हुआ था, एक ओरिजिन हुआ था, स्रोत हुआ था। कौन सा? बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म अशोक के समय प्रचारित किया गया था आसपास के राष्ट्रों में, और बच्चों यहां से प्रसारित होता हुआ ये बौद्ध धर्म चले गया था इन दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में। वर्तमान में कई दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, जैसे कि कंबोडिया, जैसे कि म्यांमार, बच्चों वियतनाम, ये सारे वो राष्ट्र हैं, लाओस में भी बच्चों, ये सारे वो राष्ट्र हैं जहां बौद्ध धर्म को विशेष महत्व प्रदान है। बच्चों, भारत में इसका जन्म हुआ बौद्ध धर्म का, और यहां से प्रसार होकर ये इन देशों में प्रमुख धर्म के रूप में विराजमान हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि ये बौद्ध धर्म दोनों देशों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ रहा है? बच्चों, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं तो यहां पर रामलीला का आयोजन होता है। रामलीला कहां से निकल के आई? भारत, भगवान श्री राम, जो हमारा हिंदू धर्म है उसके एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर राम, वहां से निकलकर जो रामलीला जो चली, ये इंडोनेशिया में आज भी प्रति वर्ष रामलीला का आयोजन होता है, जो क्या दिखा रहा है? सांस्कृतिक संबंधों की रूपरेखा दिखा रहा है। बच्चों, अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया में कौन सा प्रमुख धर्म है, तो मुस्लिम प्रमुख धर्म है। बच्चों, इंडोनेशिया पूरे विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है बच्चों, और भारत भी एक इसी प्रकार का एक देश है जहां पर बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, और ये मुस्लिम आबादी दोनों क्षेत्रों को, दोनों देशों को एक दूसरे से संबद्ध करती है। बच्चों, सिंगापुर को बोला जाता है कि ये भारत का ही एक छोटा रूप है। कई सिंगापुर के क्षेत्रों का नाम भारत के क्षेत्रों के आधार पर किया गया है। किसी किसी जगह को तो लिटिल इंडिया भी बोल दिया जाता है सिंगापुर में, लिटिल इंडिया, क्योंकि वहां पर बहुत सारे भारतीय निवास करते हैं। बच्चों, ये सारी वो रूपरेखाएं हैं जो दोनों देशों को ऐतिहासिक तौर पर सांस्कृतिक संबंधों में बांधती हैं। बच्चों, शीत युद्ध के समय की अगर मैं बात करूं, जो मैंने अभी बताया आपको 1947 से 90 का जो समय काल था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था दो बड़े ग्रुपों के बीच, दो बड़े गुट, जो एक अमेरिका के क्षेत्राधिकार में आता था और दूसरा सोवियत संघ के क्षेत्राधिकार में आता था। इन दोनों में विचारात्मक लड़ाइयां होने लगी थी। एक विचारों के स्तर पर, एक की पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका वाली और सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा, इनमें क्लैशेज स्टार्ट हो गए थे। एक विचारों के स्तर पर युद्ध चल रहा था, और दोनों ही अपने अपने गुटों का निर्माण कर रहे थे, अपने अपने गुटों का विस्तार कर रहे थे। बच्चों, इस शीत युद्ध के समय में जब विश्व के कई राष्ट्र या तो अमेरिका वाले गुट में शामिल हो रहे थे या सोवियत संघ वाले गुट में शामिल हो रहे थे, इस समय में भारत और इंडोनेशिया मतलब आसियान का एक प्रमुख सबसे बड़ा राष्ट्र, आसियान में सबसे बड़ा राष्ट्र है बच्चों इंडोनेशिया। इस आसियान के एक प्रमुख राष्ट्र इंडोनेशिया और भारत ने मिलकर एक नीति अपनाई, और उस नीति का नाम था गुट निरपेक्ष की नीति। अर्थात जो ये गुट हमने चर्चा की, कौन से गुट? एक पूंजीवादी गुट और एक था साम्यवादी गुट। साम्यवादी गुट किसके अंदर था? सोवियत संघ के अंदर। और पूंजीवादी गुट किसके अंदर था? अमेरिका के अंतर्गत। अमेरिका समर्थित जो राष्ट्र थे वो इस गुट में शामिल हो रहे थे, और सोवियत संघ समर्थित जो राष्ट्र थे वो इस गुट में शामिल हो रहे थे। बच्चों, इसी समय हमने कहा भारत और इंडोनेशिया ने डिसाइड किया कि वो ना तो इस गुट में शामिल होगा, ना इस गुट में शामिल होगा, बल्कि तटस्थ रहेगा, और इस तटस्थ ग्रुप को क्या नाम दिया गया? गुट निरपेक्ष। इन दोनों देशों ने और भी कई राष्ट्रों ने, इन दोनों, हम भारत आसियान की बात कर रहे हैं इसीलिए हमने सिर्फ दोनों देशों का नाम लिया, गुट निरपेक्ष में इन दोनों देशों ने अपने आप को समाहित किया। अर्थात इन दोनों ने, इन भारत और इंडोनेशिया ने दोनों से समान दूरी अपनाई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जब दोनों एक जैसी विचारधारा अपना रहे हैं भारत और इंडोनेशिया, इसका मतलब पूरे इंडोनेशिया का प्रभाव आसियान पर है, क्योंकि सबसे बड़ा राष्ट्र है। इससे हम कह सकते हैं कि भारत और आसियान के मध्य एक अच्छे संबंध विद्यमान थे। इस पूरे ऐतिहासिक काल की हमने चर्चा की, धार्मिक आधार पर दोनों देशों के मध्य अच्छे संबंध रहे। हमने देखा शीत युद्ध के समय इंडोनेशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, और इसीलिए आसियान पर हमारे संबंधों का प्रभाव था। कुछ सकारात्मक संबंध हमने यहाँ पर देखे। लेकिन बच्चों, इस ऐतिहासिक युग में कुछ संबंध हमारे खराब भी थे। शीत नकारात्मक संबंध देखिए, अब
शीत युद्ध के समय कुछ आसियान देशों का पूंजीवादी गुट में शामिल होना। बच्चों, इस समय कुछ राष्ट्र ऐसे थे इस आसियान समूह के जो पूंजीवादी गुट में शामिल थे। आपको क्या लगता है कि अगर ये पूंजीवादी गुट में शामिल होंगे, भारत तटस्थ रहेगा, तो क्या ये भारत के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों। मलेशिया, सिंगापुर, ये कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने पूंजीवादी गुट में अपने आप को शामिल किया बच्चों। और यही वो वजह थी कि आसियान भारत संबंधों का समुचित विकास भी नहीं हो पा रहा था बच्चों। म्यांमार में सैनिक शासन की स्थापना दूसरा वो वजह है जो भारत आसियान संबंधों को नकारात्मकता की ओर लेकर जाता है। बच्चों, भारत किस प्रकार का देश है? एक लोकतंत्रात्मक देश है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश कौन सा है? भारत। अर्थात भारत एक लोकतंत्रात्मक देश होने के कारण किस देशों के साथ अच्छे संबंध बनाएगा? जो लोकतंत्र की विचारधारा में विश्वास रखते होंगे, जो लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन करते होंगे। बच्चों, अगर म्यांमार में सैनिक शासन लगा हुआ है, मिलिट्री शासन लगा हुआ है, तो कोई संभावना नहीं है कि भारत के म्यांमार के साथ संबंध अच्छे होंगे। बच्चों, म्यांमार एक आसियान का एक प्रमुख राष्ट्र है और आसियान में अगर मैं बात करूं तो म्यांमार से ही एंट्रेंस हो रहा है भारत का। आप देखिए मैप में, ये हमने आपको शुरू में मैप दिखाया था, यहां पर हमने कहा था म्यांमार से गिनती चालू की थी हमने। म्यांमार से सबसे पहला राष्ट्र हमने म्यांमार ही बताया था। इस म्यांमार से ही स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, ये है म्यांमार, ये वाला जो क्षेत्र है, और यहीं से भारत की एंट्री हो रही है इस पूरे के पूरे आसियान क्षेत्र में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये म्यांमार भारत का आसियान में एक द्वार है, और इस द्वार में समस्या आ गई, ये द्वार में सैनिक शासन लगा हुआ है, तो कैसे भारत और आसियान का संबंधों का विकास हो पाएगा? बच्चों, यही वो चीज है जो भारत और आसियान संबंधों की, जो हम ऐतिहासिक संबंधों की चर्चा करते हैं, तो इसे नकारात्मकता का एहसास कराती है। अर्थात इस ऐतिहासिक संबंधों के ऐतिहासिक समय काल में जो हमने 1990 तक का समय काल रखा, 1990 से पूर्व का जो समय काल है, इसमें भारत आसियान संबंध सांस्कृतिक तौर पर ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन कई प्रैक्टिकल व्यावहारिक समस्याएं दोनों क्षेत्रों के संबंधों में व्याप्त हैं। इस कारण से इन दोनों क्षेत्रों में अच्छे संबंधों का निर्वाह नहीं हो पा रहा है। बच्चों, अब बात करते हैं हम भारत और आसियान के आधुनिक संबंधों की। बच्चों, भारत आसियान आधुनिक संबंधों की शुरुआत कब हुई? मैंने बताया 90 के बाद हम बोल रहे हैं कि भारत और आसियान संबंध, आधुनिक संबंध प्रारंभ हुए। आधुनिक संबंधों की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई? बच्चों, क्यों हुई भारत आधुनिक संबंधों की शुरुआत? एक नीति आई भारत की पूरब की ओर देखो की नीति। ये नीति क्या है, ये नीति क्यों आई, और ये नीति कैसे विकसित हुई भारत आसियान संबंधों के विकास में? इन सारे मुद्दों की हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों। अब बात करते हैं भारत की पूरब की ओर देखो की इसी नीति की, जो हमने कहा आधुनिक संबंधों की एक नींव की तरह स्थापित हुई। भारत आसियान आधुनिक संबंधों में एक नींव की तरह स्थापित हुई भारत की पूर्व की ओर देखो नीति। इसे बच्चों अंग्रेजी में या फिर कई बार आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी में भी इसे पूर्व की ओर देखो नीति नहीं बोलकर लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से बोला जा सकता है। देवनागरी में हमने यहाँ पर लिख दिया लुक ईस्ट पॉलिसी। 1991 में इस पॉलिसी का निर्माण हुआ बच्चों। और लुक ईस्ट मतलब पूरब की ओर देखना, और ये पूरब हम किसे कह रहे हैं? इसी दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र को हम पूरब कह रहे हैं। यहाँ पर हम पूरब में इन जापान वाले क्षेत्रों को नहीं कह रहे हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र। ये देखिए, ये भारत, और ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है पूरा की पूरा, ये वाला जो क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं? पूरब की ओर देखो नीति का हिस्सा। अर्थात यही वो क्षेत्र है जिसमें हम कहते हैं हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी के सिद्धांत निहित हैं। बच्चों, क्या उद्देश्य था इस लुक ईस्ट पॉलिसी का या पूर्व की ओर देखो की नीति का? पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध सुधारना, ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों का विकास करना। बच्चों देखिए, ये भारत, हमारा प्यारा भारत, और इस प्यारे भारत का ये मुख्य भूभाग है। ये वाला पूरा क्षेत्र कौन सा है? हमारे प्यारे भारत का मुख्य भूभाग। और ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ये वाला, ये हमारे उत्तर पूर्व की जो 7 हम बहनें बोलते हैं, बहनों वाले राज्य, अर्थात सिस्टर स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तरी पूर्व के जो 7 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, ये सारे जो राज्य हैं बच्चों, सातों राज्य
इस सातों राज्य के साथ समस्या क्या है कि भारत का जो मुख्य भूभाग है और ये जो उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, इनका एक बहुत छोटा कनेक्शन है एक सिलीगुड़ी गलियारा से, जो कि 32 किलोमीटर चौड़ा है सिर्फ। वही एकमात्र रास्ता है उत्तर पूर्व भारत की ओर जाने का। अर्थात अगर इतना छोटा रास्ता है तो इस उत्तरी पूर्वी भारत का वो समुचित विकास नहीं हो पा रहा। ये जो उत्तरी पूर्वी भारत वाला क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी राज्यों वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो भारत का मुख्य भूभाग है उस प्रकार का विकास संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। कुछ ऐसा लगता है कि उत्तरी पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है वो अलग विद्यमान है और मुख्य भूभाग अलग विद्यमान है। बच्चों, ये एक व्यवहारिक समस्या है और भारत ने सोचा कि ये आसियान राष्ट्रों के साथ जब अच्छे संबंध बनेंगे तो ये आसियान जो राष्ट्र हैं ये भारत की मदद करेंगे उस उत्तरी पूर्वी राज्यों के विकास में। यही दो दो उद्देश्य थे, दो प्रमुख उद्देश्य थे इस नीति के। एक पूर्वी एशियाई राष्ट्रों से संबंध सुधारना और दूसरा उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों के साथ उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों का विकास करना। बच्चों, जब हम संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं तो इसमें हम सांस्कृतिक संबंध सुधारना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा हमारा जो क्षेत्र भारत है और जो आसियान का क्षेत्र है, इनमें ऐतिहासिक रूप से ही सांस्कृतिक संबंध विद्यमान है। हमने देखा कैसे बौद्ध धर्म, कैसे हिंदू धर्म, कैसे मुस्लिम धर्म, ये सारे धर्म इन दोनों देशों को आपस में जोड़ते हैं। इस सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत को हमें आगे बढ़ाना है, इन देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने हैं। ना सिर्फ सांस्कृतिक संबंध बल्कि आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध भी हमें इन दोनों देशों के साथ स्थापित करने हैं। बच्चों, इसी नीति के अंतर्गत 1992 में हमने कहा राजनीतिक संबंध, 1992 में संवाद तंत्र स्थापित हुआ भारत और आसियान के मध्य। 1992 में ही संवाद तंत्र स्थापित हो सका, क्योंकि हमने राजनीतिक संबंध सुधारने को प्रमुखता दी। बच्चों, ये थी हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी। ये तो हमने देखी इस पॉलिसी का जन्म कब हुआ, 1991 में। हमने देखा इस पॉलिसी के उद्देश्य क्या थे। इस पॉलिसी के हमने दो उद्देश्य देखे, पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों को मधुर बनाना और साथ में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास करना। लेकिन क्या कारण थे वो जो हम इस पॉलिसी को लेकर आए? बच्चों, क्यों हमने इस पॉलिसी पर दबाव बनाया? क्यों भारत को 1990 से पहले इस पॉलिसी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई? क्यों 90 के बाद वो क्या परिस्थितियां बनी थी इस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, जिसके कारण भारत ने एक नई नीति का विकास किया, अपने एक विदेश नीति में मूल तत्वों को स्थान दिया और उसका नाम रखा पूरब की ओर देखो नीति। बच्चों, अब उस नीति के हम बारे में बात करते हैं। देखिए, 1990-91 का वो समय था जब भारत एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और भारत यही वो समय था जब विश्व स्तर पर शीत युद्ध समाप्त हो गया था। जो हमने विचारधारा वाला युद्ध बताया था, शीत युद्ध जो दो बड़े राष्ट्रों के बीच हो रहा था, वो समाप्त हो गया, क्योंकि जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया, उसका पतन हो गया। अब सिर्फ एक राष्ट्र विश्व में महाशक्ति बन गया, अमेरिका। बच्चों, 1990 का ही वो समय था जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया, पूंजीवादी विचारधारा की जीत हो गई, पूरे विश्व में पूंजीवादी विचारधारा की लहर होने लगी, क्रांति आने लगी। बच्चों, इसी समय भारत भी इस क्रांति का हिस्सा बना। भारत ने भी अपने सिद्धांतों में एक पॉलिसी को अपनाया जिसे एलपीजी की पॉलिसी कहा जाता है, अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बच्चों, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, इसे पेट्रोलियम गैस मत समझ लेना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अर्थात निजी उदारीकरण। एल मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। पी मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। जी मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। अर्थात इस उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाया जो पूंजीवाद समर्थक थी। इस नीति के माध्यम से हमने भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर दिया, हमारी अर्थव्यवस्था को खोल दिया दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ने के लिए। अब भारत के निर्यात दूसरे देशों में होंगे और भारत में दूसरे देशों से आयात किया जाएगा सामान का। बच्चों, इस प्रकार हमने हमारी अर्थव्यवस्था को खोलकर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ इंटीग्रेट कर दिया, समन्वित कर दिया। बच्चों, ये आपने देखा इस समय हमने एलपीजी पॉलिसी अपनाई। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ध्यान है अब इस आसियान देशों की तरफ।
जिसमें से अनेकों राष्ट्र पूंजीवाद के पहले से ही समर्थक थे। इन्होंने पूंजीवादी विचारधारा का पालन करके अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर लिया था। अब भारत भी एलपीजी पॉलिसी अपना चुका है, भारत भी पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ा चुका है, भारत को भी नए मार्केटों की तलाश है, भारत को इस दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो आसियान समूह है इसकी आर्थिक प्रगति का लाभ उठाना है, अर्थात भारत को आसियान के साथ संबंध स्थापित करने हैं। हमने पहला कारण देखा भारत द्वारा 91 में एलपीजी नीति को अपनाना, और इससे हम आसियान के साथ संबद्ध होना चाहते हैं। बच्चों, क्या आसियान भी भारत के साथ संबद्ध होना चाहता है? देखिए, दो क्षेत्रों के बीच में अगर संबंध अच्छे बन रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक देश कोशिश करता रहे, ताली दोनों हाथों से बजती है बच्चों। और अगर हमने देखा भारत को ताली बजाने की आवश्यकता हो रही है, लेकिन बच्चों साथ में इसी समय पर 1991 का जो समय था, इस समय पर आसियान को भी ताली बजाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। कैसे? देखिए, ये वो समय है जब चीन का बहुत तेजी से आर्थिक उत्थान होता है। मैं यहां पर आपको समझाता हूं। देखिए, हमने एलपीजी पॉलिसी की चर्चा की, भारत ने पॉलिसी कब अपनाई? 1990 में, लेकिन चीन इस पॉलिसी को 1980 में अपना चुका था, हमसे 10 साल पहले। और इन 10 सालों में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास कर लिया था। चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उदय कर चुका था अपना। अच्छा, अब चीन अगर एक आर्थिक शक्ति बन गया 1990 तक आते आते, तो उसका क्या होगा? उसकी साम्राज्यवादी नीतियां प्रदर्शित होने लगी। इस चीन के उदय से, एक शक्तिशाली राष्ट्र के उदय से, इन आसियान देशों को असुरक्षा की भावना महसूस होने लगी। इन देशों को एक ऐसा देश चाहिए था जिससे संबंध बनाकर वो चीन की इस बढ़ती शक्ति का सामना कर सकें। बच्चों, भारत जैसा शांति प्रिय देश खुद आगे से इनके पास आ रहा है, पूर्व की ओर देखो नीति। इससे अच्छा समय आसियान के लिए कौन सा हो सकता है? बच्चों, इसीलिए हमने कहा कि आसियान ने भी भारत के साथ इस समय में संबंध बनाने को प्राथमिकता दी। अर्थात भारत द्वारा 1991 में एलपीजी नीति को अपनाना और आसियान को चीन के बढ़ते प्रभाव से असुरक्षा का होना, ये दो बड़े कारण थे जिन्होंने भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति को सफल बनाने की भूमिका तैयार की। और यही वो समय था बच्चों 1991 का, जब दोनों क्षेत्रों के बीच आधुनिक संबंधों की रूपरेखा तैयार हुई और मजबूत संबंधों का एक विकास यात्रा का प्रारंभ हुआ। बच्चों, 2014-15 में आकर जब मोदी गवर्नमेंट आई, 2014-15 में इन्होंने इस पूर्व की ओर देखो नीति का और अधिक विस्तार किया और इसका नाम बदलकर रखा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अर्थात पहले क्या था? सिर्फ पूर्व की ओर देख रहे थे। किस आधार पर? सांस्कृतिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर। अब इन्होंने कहा एक्ट करो और ज्यादा सक्रिय हो जाओ इस क्षेत्र में, क्योंकि ये क्षेत्र अब भू राजनीतिक दृष्टिकोण से, जो हमने क्लास के पहले चर्चा करी थी, शुरुआत में चर्चा करी थी, मैप में हमने देखा था कैसे आसियान क्षेत्र का महत्व वर्तमान में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, चीन भारत की अवस्थिति और दक्षिणी चीन सागर विवाद और ऑयल टैंकरों का रास्ता, वो सारी चीज। बच्चों, मोदी सरकार ने कहा कि ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत को इस क्षेत्र में अधिक सक्रिय होना पड़ेगा। सिर्फ सांस्कृतिक आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक संबंधों को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाना होगा और साथ में रक्षा क्षेत्र को भी समाहित करना होगा। सामरिक दृष्टिकोण से अगर ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया है तो दोनों देशों के बीच सक्रिय सामरिक समझौते होने होंगे, रक्षा समझौते होने पड़ेंगे और उसी से दोनों देशों को एक दूसरे की आवश्यकता का लाभ मिल पाएगा। बच्चों, एक ये परिस्थिति थी और साथ में मोदी सरकार ने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दायरा भी बढ़ा दीजिए, क्षेत्राधिकार भी बढ़ा दीजिए। अब इसे सिर्फ आसियान तक लिमिटेड मत रखिए, बल्कि आसियान की साथ साथ पूर्व में और जो दूसरे देश हैं उन्हें भी समाहित कीजिए इस पॉलिसी के अंतर्गत। तो पहला तो मोदी सरकार ने क्या किया कि इसका दायरा सांस्कृतिक संबंधों से बढ़ाकर राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में लेकर गए। राजनीतिक संबंधों को और गहराई तक बढ़ाया, आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक लेकर गए और रक्षा संबंधों की पहल की। वियतनाम जैसे राष्ट्रों के साथ हमने कई रक्षा समझौते साइन किए। इन देशों के साथ, आसियान के अनेक राष्ट्रों के साथ हमने रक्षा समझौते साइन किए और इस प्रकार सामरिक महत्व एक दूसरे का देखा जाने लगा। और दूसरा, मोदी सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया। दायरा बढ़ाकर आसियान, जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र थे, इसके साथ साथ जापान, दक्षिणी कोरिया, चीन भी और साथ में एशिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया भी, इन देशों को भी हमारी इस पूरब की ओर देखो नीति में शामिल किया। किस माध्यम से? एक्ट ईस्ट पॉलिसी से के माध्यम से।
अर्थात जिन राष्ट्रों के बीच में ये पॉलिसी आई, जिन क्षेत्रों के बीच में पॉलिसी का रूपरेखा रखी गई थी 1991 में, अर्थात आसियान और भारत के संदर्भ में, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट भी नहीं कह सकते, एक भय का भाव, अब चीन की बढ़ती शक्ति से उत्पन्न भय का भाव इन दोनों क्षेत्रों को पास लेकर आया। लेकिन अब हमने इसका विस्तार कर चीन को भी इस नीति में शामिल कर लिया, जापान को, दक्षिणी कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी राष्ट्रों को हमने इस नीति में शामिल कर लिया और इसका नया नाम क्या दे दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। बच्चों उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं भारत आसियान संबंधों की। देखिए बच्चों, अब आसानी से लेक्चर आगे बढ़ जाएगा, यहां तक कि रूपरेखा समझना बहुत जरूरी था। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आगे का सारा संबंध, भारत आसियान संबंध सारे आसानी समझ में आ जाएंगे और हम स्पीड भी पकड़ सकते हैं। देखिए भारत आसियान सामरिक संबंधों की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति जब आ गई भारत की, तो भारत ने आर्थिक समझौते और रक्षा समझौते करना प्रारंभ कर दिया, अर्थात सामरिक संबंधों को और आर्थिक संबंधों को प्रायोरिटी देना प्रारंभ किया। देखिए भारत आसियान सामरिक संबंध उसी कड़ी का एक हिस्सा है। सामरिक संबंधों में चीनी साम्राज्यवाद के खिलाफ सहयोग। देखिए चीन इस क्षेत्र में काफी परेशानियां क्रिएट कर रहा है इन आसियान क्षेत्रों के लिए। इस दक्षिणी चीन सागर का जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये चीन रहा और ये आसियान क्षेत्र, आसियान देश है, और बीच में ये आपको दक्षिणी चीन सागर दिख रहा है। इस दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में चीन की कुछ साम्राज्यवादी गतिविधियां चल रही हैं। इस क्षेत्र में कई सारे द्वीप हैं जिन पर चीन अपना अधिकार जताता है। देखिए चीन के इस क्षेत्र में सीमा विवाद भी हैं और इन सीमा विवादों के चलते ये जो ऊपर के आसियान राष्ट्र हैं ये भी भयभीत रहते हैं। यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर में पूरे के पूरे दक्षिणी चीन सागर को चीन अपना क्षेत्र बताता है, जबकि हमने कहा था कि ये जो दक्षिणी चीन सागर है यहाँ पर तेल मिलने की अधिक संभावना है। ये एक रास्ता बनाता है उस जहाजों के जाने का जो खाड़ी क्षेत्र से हिंद महासागर में होते हुए अरब, ये प्रशांत महासागर में प्रवेश करते हैं। बच्चों दक्षिणी चीन सागर को अपना बताकर चीन इस नौवहन की स्वतंत्रता को समाप्त कर सकता है। इस क्षेत्र में कई सारे आइलैंड्स हैं, कई सारे द्वीप हैं, जैसे स्पार्टली द्वीप, स्पैटली द्वीप, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, स्पैटली द्वीप, जैसे कि पैरासील द्वीप, पैरासील द्वीप। ये द्वीप दोस्तों ऐसे हैं जिनको लेकर इन आसियान राष्ट्रों और चीन के मध्य विवाद है। देखिए यहां पर दक्षिणी चीन सागर में यहां पर विद्यमान है पैरासिल द्वीप, यहां पर विद्यमान है स्पार्टली द्वीप। देखिए पैरासल को लेकर विवाद है वियतनाम और चीन के मध्य, वियतनाम इसे अपना क्षेत्र बताता है, चीन इसे अपना क्षेत्र बताता है। स्पार्टले को लेकर विवाद है, वियतनाम भी अपना क्षेत्र बता रहा है, फिलीपींस भी अपना क्षेत्र बता रहा है और साथ में चीन भी इसे अपना क्षेत्र बता रहा है। इस प्रकार इन क्षेत्रों में, इस पूरे इस क्षेत्र में कई सारी ऐसी जगहें हैं जिनको लेकर इन आसियान राष्ट्रों और चीन के मध्य विवाद है। दक्षिणी चीन सागर में सहयोग की अपेक्षा है इन देशों को भारत से, जिससे वो चीन से होने वाले इन विवादों से सुरक्षा प्रदान कर सके। निर्बाध समुद्री नौवहन के सिद्धांत का अनुमोदन करते हैं भारत और आसियान। इस क्षेत्र में मैंने बताया ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां से कई जहाज गुजरते हैं, ऑयल टैंकर वाले जहाज। इस और चीन इस क्षेत्र में इस स्वतंत्रता को बाधित करने की कोशिश कर रहा है और यहां पर भी भारत और आसियान के बीच सामरिक संबंध देखे जा रहे हैं। तीसरा, हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग। देखिए ये चीन बढ़ता अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाता हुआ ये जो हिंद महासागर का क्षेत्र है यहां तक भी चला आया है। इसने कई जगह पर द्वीप खरीद लिए हैं और इसको एक चाइना की नीति कहा जाता है, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति कहते हैं। और ये नीति कहा जाता है कि हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को बढ़ाने वाली नीति है, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में कई द्वीपों को चीन खरीदते जा रहा है अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए, अपने नौसैन्य अड्डों के रूप में। बच्चों अगर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा तो आसियान और भारत दोनों को समस्या होगी और इसीलिए चीन के इस बढ़ते प्रभाव से भी दोनों देश परेशान हैं और सामरिक संबंध निर्वाह करते हैं। बच्चों साथ में इस क्षेत्र में एक समस्या और व्याप्त है, समुद्री डाकुओं की समस्या। अगर मैं बात करूं, एक आपको पुराने मैप में लेकर चलता हूं, ये देखिए ये वाला क्षेत्र है सोमालिया का क्षेत्र। यहां पर सोमालिया के इस क्षेत्र में कई समुद्री डकैत रहते हैं। समुद्री डकैत बच्चों उनको कहते हैं जो इस क्षेत्र से, खाड़ी क्षेत्र से जो ऑयल टैंकर गुजरते हैं तो इन पर ये अधिकार कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं इनको और फिर फिरौती मांगते हैं। इन्हें कहते हैं समुद्री डाकू, सी पायरेट्स।
बच्चों इस सी पायरेसी की समस्या से निजात पाने के लिए इस भारत और आसियान क्षेत्रों के मध्य सहयोग हुआ है। दोनों देशों की नौसेना इस क्षेत्र में संयुक्त नौसेना अभ्यास करती हैं और कैसे कैसे इन समुद्री डकैतों से लड़ा जा सकता है इसके लिए प्रयास करती हैं। इस प्रकार इन डाकुओं से सुरक्षा, समुद्री डाकुओं से सुरक्षा और दूसरा सैन्य अभ्यास, साथ में और भी कई सारे आपदा प्रबंधन इनके बीच में दोनों क्षेत्रों के बीच भारत और आसियान के मध्य आपदा प्रबंधन की भी एक्सरसाइज की जाती है, जिससे दोनों देशों को प्रशिक्षण मिल सके कि किसी भी तरह की आपदा आने में दोनों क्षेत्र कैसे सहयोग कर सकते हैं। 2004 में बड़ी सुनामी इस क्षेत्र में आ गई थी और उसके बाद से ही दोनों देशों ने इस आपदा के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सहयोग प्रारंभ कर दिया। बच्चों ये थे वो सामरिक संबंध जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब हम बात करते हैं भारत आसियान आर्थिक संबंधों की। अगर मैं बात करूं कुल व्यापार की, अगर भारत और आसियान के बीच में कुल व्यापार की बात की जाए तो 2018-19 के आंकड़े मैं आपको देता हूं, उससे आप अंदाजा लगा लेना कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र है। 140 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है भारत और आसियान के बीच। ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं है बच्चों। 140 अरब डॉलर का व्यापार ये दिखाता है कि आसियान और भारत के संबंध कितने मजबूत हैं, आर्थिक रूप से दोनों क्षेत्र कितने गुथे हुए हैं, कितने आपस में एक दूसरे को क्लोज मानते हैं। देखिए चीन के साथ हमारा व्यापार देशों के हिसाब से सबसे बड़ा होता है, लगभग 90 अरब डॉलर का। अकेले आसियान के साथ हमारा व्यापार 140 अरब डॉलर है। यह इस प्रकार आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है। 140 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। अगर मैं इसमें बात करूं भारतीय निर्यात की, तो भारतीय निर्यात बच्चों इसमें हुआ कुल 60 अरब डॉलर का, और भारतीय आयात जो हुआ बच्चों वो हुआ लगभग 80 अरब डॉलर का। इस प्रकार लगभग बैलेंस है। 20 अरब डॉलर का घाटा व्यापार घाटा भारत को सहन करना पड़ रहा है, लेकिन एक मजबूत आर्थिक संबंध है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ा नुकसान है। हालांकि अगर आसियान क्षेत्र अपने सेवा क्षेत्र का विस्तार कर देता है तो भारत का निर्यात बढ़ जाएगा सेवा क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में भारत की जो व्यापार घाटा है ये भरपाई हो जाएगी। बच्चों ये जो देश हैं नीचे, म्यांमार, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनका व्यापारिक महत्व है भारत के लिए। देखिए म्यांमार में प्राकृतिक गैस मिलती है, वियतनाम में प्राकृतिक गैस मिलती है। ये जो दक्षिणी चीन सागर के पास में जो क्षेत्र है वियतनाम, इसके साथ हमने आर्थिक करार किए हैं। इस क्षेत्र में भारत की जो कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, वो तेल उत्खनन का कार्य कर रही हैं। वियतनाम के साथ मिलकर हमने कोलैबोरेशन स्थापित कर लिया है। म्यांमार का हमने बताया प्राकृतिक गैस के लिए, वियतनाम का हमने बताया तेल और प्राकृतिक गैस के लिए। मलेशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट तेल हम यहाँ से मंगाते हैं, पाम ऑयल, आपने नाम सुना होगा पाम ऑयल। एक खजूर का तेल होता है बच्चों, जो हमारे देश में बहुतायत से मंगाया जाता है, हम आयात करते हैं मलेशिया से, इसलिए मलेशिया इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया में कोयले का भंडार है बच्चों, जो हमारे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ से आयात करते हैं कोयला। ये सारे देश हैं जो हमारे लिए व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए पूरे आसियान क्षेत्र का हमारे लिए महत्व बढ़ जाता है। इसी दृष्टिकोण से 2009-10 में भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षरित हो गया, अर्थात दोनों देशों ने अपनी सीमाओं के अंदर सीमा शुल्कों को घटा दिया और दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंध नई ऊंचाइयों से बढ़ने लगे। बच्चों इस क्षेत्र में जो परेशानी है व्यापार की, वो है अवसंरचना में कमी। यहाँ पर कनेक्टिविटी का अभाव है। हमने बात की म्यांमार एक प्रवेश द्वार है भारत का आसियान क्षेत्र में घुसने का, लेकिन इस क्षेत्र में समस्या है इस प्रवेश द्वार के साथ कि यहाँ पर अच्छे अच्छे राजमार्ग नहीं है। इसी दृष्टिकोण से भारत और आसियान के मध्य ये समझ है कि दोनों देश मिलकर अवसंरचना विकास पर बल दें। देखिए इस मैप में देखिए आप, दो अवसंरचना विकास की जो परियोजना उन पर कार्य चल रहा है। देखिए इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड ये एक हाईवे का निर्माण कर रहे हैं। यहां से एक हाईवे राजमार्ग निकलेगा, तीनों देश मिलकर एक राजमार्ग बना रहे हैं। और देखिए जब ये राजमार्ग बन जाएगा तो बड़ी मात्रा में यहां से माल की आवाजाही संभव हो सकेगी, तेजी से माल का प्रवाह यहां बढ़ेगा। एक और थाईलैंड तक पहुंच गया, थाईलैंड के बाद में रोड अच्छे हैं और वहां से वो बाकी के आसियान राष्ट्रों तक पहुंच जाएंगे। इसलिए देखिए एक क्या हुआ, भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे परियोजना पर विकास का कार्य। दूसरा कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। बच्चों ये कलादान नदी है, यहाँ पर ये भारत का कलकत्ता बंदरगाह है, यहाँ पर इसे जोड़ा जा रहा है म्यांमार के सितवे बंदरगाह से। इस प्रकार एक जल मार्ग का विकास हो रहा है जिसमें कलकत्ता बंदरगाह से सितवे बंदरगाह तक पहुंच हो जाएगी और उसके बाद में कलादान नदी के माध्यम से इस माल को पहुंचाया जा सकेगा इस क्षेत्र में। अर्थात
जल मार्ग, नौवहन मार्ग, नदी का मार्ग और रोड का मार्ग, अगर अर्थात कई तरह के ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हमने यहाँ पर लिए, इसीलिए इसको कहा मल्टी मोडल। यहाँ पर जल मार्ग का भी प्रयोग है, सड़क मार्ग का भी प्रयोग है, इसलिए एक से अधिक प्रकार के मार्गों का प्रयोग करने के लिए इस कारण इसको क्या कहा, मल्टी मोडल। कलादान नदी का यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या कहा, कलादान मल्टी मोडल। ट्रांजिट मतलब रास्ता प्रदान करना, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन के लिए एक परियोजना है। इस प्रकार देखिए, इंडिया और म्यांमार के बीच अगर यहाँ पर एक नया प्रवेश द्वार बन गया, अगर भारत का सामान यहाँ से जाने लगा, तो फिर ये पूर्वी एशिया राष्ट्रों तक आसानी से चले जाएगा। हमने बताया था बच्चों कि भारत और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में अभी सिर्फ एक ये छोटा रास्ता विद्यमान है, जो हमने 32 किलोमीटर की बात कही थी, 32 किलोमीटर का रास्ता, यही वो सिलीगुड़ी गलियारा है, जिससे वर्तमान में हमारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के साथ कनेक्शन बना हुआ है। अगर यहाँ पर कोई भी समस्या आती है तो हमारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के साथ कनेक्शन टूट जाएगा। इसीलिए एक ये जो रास्ता हम नया बना रहे हैं, कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, ये भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के विकास में भी सहयोग प्रदान करेगा। यहाँ से अब भारत का संबंध उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के साथ बन सकेगा, अर्थात अब दो तरह से हम संबंध बना सकेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इस प्रकार भारत और आसियान असंरचना विकास पर बल दे रहे हैं, और ये बल दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। बच्चों, इसके बाद बात करते हैं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की, आरसेप। वर्तमान में ये न्यूज में है बच्चों। ये क्या है, 16 देशों के मध्य प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता। अभी तक हमने देखा कि भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता हस्ताक्षरित हो गया था 2009-10 में। बच्चों, आसियान का जिन जिन देशों के साथ एफटीए है, मुक्त व्यापार समझौता है, आसियान उन सारे देशों को मिलाकर एक बड़े लेवल की आर्थिक भागीदारी का एक समझौता करना चाहता है, जिसे कहा जाए कि इस मुक्त व्यापार समझौते का दायरा बढ़ाकर उन सभी राष्ट्रों को एक साथ मिला देना चाहता है। और उन 16 राष्ट्र ऐसे राष्ट्र हैं जो इस टेबल पर आते हैं, और इन 16 राष्ट्रों के मध्य एक एक बड़ा मुक्त व्यापार समझौता बनाने की उम्मीद है, अर्थात एक क्षेत्र बन जाए 16 राष्ट्रों का, आसियान का दायरा बढ़ जाए और 16 राष्ट्र उसमें शामिल हो जाएं, और इन 16 राष्ट्रों का मिलाकर एक मुक्त व्यापार समझौता हो जाए। क्योंकि ये क्षेत्रीय स्तर पर होगा, इसीलिए इसने क्षेत्रीय नाम लिखा। व्यापक हो गया, अर्थात अब अलग अलग राष्ट्रों के साथ एफटीए नहीं, मुक्त व्यापार समझौता नहीं, बल्कि 16 राष्ट्रों के मध्य एक साथ हो गया, बृहद स्तर पर हो गया, इसलिए व्यापक कहा। आर्थिक भागीदारी, इसीलिए इसका नाम हुआ क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। देखो, 16 राष्ट्रों के मध्य हुआ, कौन कौन से 16 राष्ट्र, 10 तो आसियान राष्ट्र और 6 दूसरे राष्ट्र। 6 कौन से दूसरे राष्ट्र, भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 6 अन्य राष्ट्र, जिन्होंने ये 6 अन्य राष्ट्र और 10 आसियान राष्ट्र मिलकर एक परियोजना पर कार्य कर रहे हैं, और उसका नाम है आरसेप का मुक्त व्यापार समझौता। बच्चों, हाल ही में भारत ने स्वयं को इस वार्ता से अलग कर लिया है। ये परियोजना पे बातचीत स्टार्ट हो गई थी बच्चों 2013 के बाद में ही, लेकिन वर्तमान में 2019 में भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि अब हम आरसेप में भाग नहीं लेंगे। इस वार्ता से इससे हमें जो लाभ होंगे उससे अधिक हमें हानि हो जाएगी। भारत की कुछ शर्तें थी जिन्हें मंजूरी नहीं मिली, तो भारत ने अपने आप को इस वार्ता से बाहर कर लिया। अर्थात अब अगर बात आए तो भारत आरसेप का अंग नहीं है, इसीलिए मैंने इसे अलग रंग में लिख दिया, जिससे आपको याद रह जाए कि भारत अब आरसेप का अंग नहीं है। अब आरसेप में सिर्फ 15 सदस्य हैं जिनके मध्य वार्ता जारी है। आसियान से संबंध अन्य दूसरे हम समूहों की एक बार जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आसियान प्लस 3 किसे कहते हैं, आसियान+6 किसे कहते हैं, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन क्या है, आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है। ये आसियान से ही संबंध दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें आसियान+3, आसियान+6, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच, इनकी संज्ञा दी जाती है। बच्चों, आप मैप में देखिए, आपको आसियान का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये आसियान का क्षेत्र है। हमने देखा था, ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इस तरह के ब्लू कलर में, ये पूरा आसियान का वो क्षेत्र है जो 10 राष्ट्रों से मिलकर बना है। जब आसियान+3 की हम बात कर रहे हैं, तो आसियान+3 में हम 3 देशों को शामिल कर लेते हैं। इन तीनों देशों को, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान को शामिल कर हमने कहा आसियान+3 बन गया। 10 आसियान के राष्ट्र और ये 3 राष्ट्र। अगर हम इन आसियान+3 में
3 और राष्ट्रों को जोड़ लें तो ये बन जाएगा आसियान प्लस 6। अर्थात कौन से और 3 राष्ट्र, एक हम जोड़ लेंगे भारत को, एक ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड को, अर्थात अब ये क्या बन गया, आसियान प्लस 6। मतलब समझ में आ गया आसियान प्लस 3 क्या है, आसियान प्लस 6 क्या है। अब बात करते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की। अर्थात आसियान प्लस 6 में अगर मैं 2 राष्ट्रों को जोड़ लूं, कौन कौन से 2 राष्ट्र, रूस और अमेरिका, तो ये बन गया पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। बच्चों आसियान क्षेत्रीय मंच क्या है, ये इस प्रशांत महासागर के दोनों ओर स्थित राष्ट्रों का एक समूह है जिसका निर्माण हुआ था 1984 में, और इसका उद्देश्य था इस पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और शांति व्यवस्था को बनाए रखना, शांति कायम करना, विकास करना, और इसीलिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई। और इसमें वर्तमान में लगभग 27 राष्ट्र शामिल हैं जो कि प्रशांत महासागर के दोनों ओर स्थित हैं। भारत भी इसका एक महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं, इसका एक सदस्य राष्ट्र है आसियान क्षेत्रीय मंच का। इस प्रकार आपने देखा कि भारत और आसियान संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान परिदृश्य में हमने भारत आसियान संबंधों की चर्चा की। हमने आसियान से संबंधित बेसिक फैक्ट्स के साथ भारत आसियान संबंधों की चर्चा करते करते हमने इसके आर्थिक और सामरिक महत्व को प्रतिपादित किया। आसियान से संबंध अनेक हमने समूहों के बारे में देखा और इस पूरे समग्रता के साथ हमने आसियान संबंधों को पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको यहां से एक प्रश्न इस साल की परीक्षा में देखने को निश्चित रूप से मिल जाएगा, और यह क्लास उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैंने शुरू में बता दिया था बंसल 10 कोड अधिकांश बच्चों ने प्लस कोर्स ले लिया है अनअकैडमी का। जिन बच्चों ने नहीं लिया है बंसल 10 कोड का यूज करके, वो लोग इसे जल्दी ले लें, इससे 10% डिस्काउंट मिलता है। साथ में आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, आप मेरी ऐप पर मैसेज कर पाते हैं, मुझसे अपने डाउट्स पूछ पाते हैं, मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, और आसानी से हम अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, अगर आप नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए जिससे आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो सके। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू योर बेस्ट एंड ब्रिंग कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स इन योर एग्जाम। अपने एकदम इंद्रधनुषी एक कलर का जाल फैला दीजिए, पर्चे लहराइए अपने, और इस तरह से मेहनत कीजिए कि सारा समाज आपको देखे कि देखिए हमारा बच्चा, ये यही वो बच्चा था जो पूरे दिन रात मेहनत करता था और आज आरएएस में सेलेक्ट हो गया, एक एसडीएम बन गया, और एक हमारे लिए एक सुरक्षा का भाव लेकर आया है। बच्चों आपके परिजनों को और आपके टीचर को इससे बहुत खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।